वेलकम दोस्तों। डीसी जनरेटर में हम देखेंगे शंट जनरेटर और शंट जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे हम। तो शंट जनरेटर क्या होता है? शंट जनरेटर जो बेसिकली है, शंट में एक फील्ड वाइंडिंग को लपेटी जाएगी। तो इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में हमने क्या किया, सभी चीज़ों को पैरेलल में जोड़ दिया है। एक तो हमने लोड को भी पैरेलल में जोड़ दिया है, ठीक है, आर्मेचर को भी हमने पैरेलल में जोड़ा है, और शंट जो फील्ड वाइंडिंग है, इस फील्ड वाइंडिंग को भी हमने क्या किया है, पैरेलल में जोड़ दिया है। तो इस तरीके से हमने शंट जनरेटर में क्या किए, लोड को, आर्मेचर को और फील्ड वाइंडिंग को, तीनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। तो इसमें फील्ड वाइंडिंग जो है आर्मेचर के समांतर में संयोजित की होती है, और इस जनरेटर को लोड में संयोजित करके चालू नहीं करना चाहिए, अर्थात इसे हमें नो लोड की कंडीशन में चालू करना है। ठीक है, मैं फिर से समझाना चाहूँगा, इस जनरेटर को लोड से कनेक्ट करके चालू नहीं करना चाहिए, मतलब लोड कनेक्ट करके चालू नहीं करना है। हम जब भी इसे स्टार्ट करेंगे तो इस लोड को हटा देंगे पहले, सबसे पहले, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। क्योंकि इस अवस्था में क्या होता है, जो प्रेरित विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो मुख्य रूप से लोड की ओर होने लगता है, मतलब इधर ना होते हुए इधर फ्लो होने लगेगा, लोड की ओर, है ना। और वाइंडिंग क्या हो जाएगी, जब ये कंडीशन क्रिएट होगी कि इधर करंट ना फ्लो होते हुए लोड की ओर फ्लो होगी, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इसमें लोड की ओर होने लगेगा तो अब फील्ड वाइंडिंग को नहीं मिल पाएगा। ठीक है, जब इधर करंट फ्लो होने लगेगी, आईएल करंट, ठीक है, तो ये फील्ड वाइंडिंग को करंट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, तो फील्ड वाइंडिंग में करंट फ्लो होगी ही नहीं। जब इस फील्ड वाइंडिंग में करंट फ्लो नहीं होगी तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड स्थापित कर ही नहीं पाएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड स्थापित कर नहीं पाएगा तो इसमें ईएमएफ जनरेट होगा ही नहीं, और होगा तो एकदम कम होगा, क्योंकि कुछ करंट इसमें फ्लो होगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जब भी शंट जनरेटर का यूज़ करना है तो हमें इसका लोड को हटा देना है। लोड को क्या करेंगे, हम यहाँ से हटा देंगे, मतलब नो लोड में चालू करना है, इसे नो लोड की कंडीशन में चालू करना है। और उसके बाद जब चालू हो जाए उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें लोड को कनेक्ट करना है। नहीं तो ये मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर नहीं पाएगा, फील्ड वाइंडिंग शंट फील्ड वाइंडिंग है, और इसके कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। तो ये मेजर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नो लोड की कंडीशन में इसे स्टार्ट करेंगे। इस फील्ड की जो वाइंडिंग होती है ये पतले तार की होती है। तो ये जो फील्ड वाइंडिंग होगी, ये फील्ड वाइंडिंग पतले तार की होगी। जब पतले तार की होगी तो टर्न कितने होंगे, अधिक होंगे। टर्न क्या होंगे, अधिक होंगे, ये याद रखना है हमें। तो पतले तार की होगी तो टर्न भी अधिक होंगे, इसीलिए ये जो फील्ड वाइंडिंग है ये पतले तार की बनी होती है और टर्न अधिक होते हैं इसमें। तो इसमें बेसिकली जो फार्मूले बनते हैं इसके, यदि हमें आर्मेचर करंट ज्ञात करना है तो आई इक्वल क्या बनेगा, आई एस एच प्लस आई एल बनेगा। मतलब कि ये शंट वाइंडिंग, शंट फील्ड जो वाइंडिंग है, इस शंट फील्ड वाइंडिंग की करंट और लोड की करंट, तो टोटल कितनी हो जाएगी, आर्मेचर की करंट हो जाएगी। वैसे ही आई एस एच निकालना है, मतलब कि शंट फील्ड वाइंडिंग की करंट निकालना है हमें, तो ये हो जाएगी वोल्ट, टोटल वोल्टेज अपान आर एस एच। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने क्या लगाया, आई इक्वल वी अपान आर लगाया, मतलब कि ओम्स लॉ हमने यूज़ किया, सेम इसी से रिलेशन है। तो शंट की करंट हमें निकालना है, शंट फील्ड वाइंडिंग करंट, तो वी अपान आर एस एच हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही हमें क्या निकालना है, आई एल निकालना है। ठीक है, क्या निकालेंगे हम, आई एल, मतलब लोड करंट निकालना है। तो लोड करंट की कंडीशन में क्या निकालेंगे, वी अपान आर वन। ठीक है, इस टाइप से निकाल सकते हैं। उसके बाद है, यदि हमें जनरेटेड ईएमएफ ईजी का मान निकालना है तो ये ईजी का मान निकलेगा वी प्लस आई ए आर ए। ध्यान रहे ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी फार्मूले से हम जनरेटेड ईएमएफ का मान निकालेंगे। तो ईजी इक्वल क्या हो जाएगा, जनरेटेड ईएमएफ इक्वल वी प्लस आई ए इंटू आर ए। ये फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये फार्मूला हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे याद रखेंगे, ये जो प्लस है बीच में लगा हुआ है ये जनरेटर के लिए, ध्यान रहे ये किसके लिए है, जनरेटर के लिए। यदि यही फार्मूला लिखा हो और यहाँ पर माइनस लिखा हो तो माइनस किसके लिए हो जाएगा, मोटर के लिए, ध्यान रहे। और प्लस लिखा है तो किसके लिए हो जाएगा, जनरेटर के लिए। इसीलिए मोटर और जनरेटर के जो इक्वेशन है, जनरेटेड ईएमएफ की जो इक्वेशन है, वो इसमें थोड़ा सा अंतर है, एक माइनस और प्लस का। तो यदि प्लस है तो जनरेटर का हो जाएगा
और माइनस है तो मोटर का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें याद रखना है। तो इसमें भी रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म होता है। कितना रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म कितना होगा इसमें? 2 से 5%। रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म 2 से 5% होगा। ठीक है, तभी तो 4 वोल्ट से 10 वोल्ट तक जनरेट करेगा ये इलेक्ट्रिसिटी, है कि नहीं? तो इस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होगा, ये आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है आर ए का मान ये कितना होगा ये देखना है हमें। तो आर ए का मान जो होगा ये होगा आपका 0.1 से लेकर 1 ओम तक होगा। 0.1 ओम से लेकर 1 ओम तक होगा। ध्यान रहे ये शंट के लिए है। किसके लिए है? शंट के लिए। अर्थात शंट अर्थात किसके लिए है ये? शंट के लिए। तो शंट के लिए है, तो शंट का जो आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान होता है वो 0.1 ओम से 1 ओम तक होता है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। शंट फील्ड वाइंडिंग का, ठीक है, मतलब आर्मेचर का रेजिस्टेंस है ये। तो पहले जनरेटर को क्या करते हैं? बुल्डअप करते हैं। इसको स्टार्ट करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। पहले जनरेटर को क्या करेंगे? बुल्डअप करते हैं और इसके बाद लोड कनेक्ट करते हैं। जब बुल्डअप हो जाएगा और उसके बाद लोड कनेक्ट करेंगे तो डीसी शंट जनरेटर में ईबी और आई की जो दिशा है वो समान होती है। ठीक है, तो ईबी मतलब जनरेटेड जो बैक ईएमएफ का मान है ईबी, और करंट का जो मान होगा ये दोनों का जो डायरेक्शन है समान होगा। यदि ऊपर होगा तो ऊपर ही होगा, नीचे होगा तो नीचे ही होगा। मतलब कि क्लॉक है तो क्लॉक, एंटी क्लॉक तो एंटी क्लॉक, मतलब इसका डायरेक्शन समान होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? पतला तार और अधिक टर्न यूज करते हैं, ये भी मैंने बता दिया। अब इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप करने के लिए जो आर्मेचर जो होता है वो आर्मेचर EG/IA के बराबर होता है। किसके बराबर हो जाएगा? EG/IA के बराबर। तो ये EG/I पर ही डिपेंड करता है। पावर, इलेक्ट्रिकल पावर यदि आपको डेवलप करना है तो इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप करने के लिए किस पर डिपेंड होगा ये इलेक्ट्रिकल पावर? ये जनरेटेड ईएमएफ और उसमें फ्लो होने वाली करंट पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, ध्यान रहे सभी। इसके बाद हम देखेंगे ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है ये कितना होता है। तो इसमें शंट फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है, शंट फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का मान कितना होगा? इसमें मैक्सिमम होगा शंट फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस का मान 50 ओम से लेकर 500 ओम तक होगा। ध्यान दीजिए, 50 ओम से 500 ओम तक इसका रेजिस्टेंस होता है, शंट फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। अर्थात इस डायग्राम में देखें तो ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है इसका रेजिस्टेंस जो होगा, इसका रेजिस्टेंस 50 ओम से 500 ओम तक होता है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। तथा ये पतले वायर और ज़्यादा टर्न का बना होता है। अब इसका जो यूज़ करते हैं वो बेसिकली हम कहाँ यूज़ करते हैं? तो इसका यूज़ होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में, अपकेंद्री पंप जिसको बोलते हैं। तो यूज़ इसका किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यूज़ करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोप्लेटिंग, डीसी जनरेटर का यूज़ बेसिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जिस जगह पर यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। उसके बाद है वेल्डिंग एक्साइटर में भी यूज़ करते हैं इसका, वेल्डिंग एक्साइटर इसमें यूज़ करते हैं। एक और जगह है जहाँ जिसे याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसका यूज़ जहाँ किया जाता है वो किया जाता है बैटरी चार्जिंग में। तो बैटरी चार्जिंग करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? शंट जनरेटर का यूज़ करते हैं। उसके बाद लाइटिंग लोड में भी किया जाता है। शादियों में, विवाहों में जो यूज़ करते हैं तो लाइटिंग लोड के रूप में भी हम जो यूज़ करते हैं वो शंट जनरेटर होता है। ठीक है, तो शंट जनरेटर को पहले क्या करते हैं? इसे स्टार्ट करने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले इसे बुल्डअप करते हैं और बुल्डअप करके तैयार करते हैं और इसके बाद टर्मिनल पर लोड जोड़ते हैं, तब ये जो शंट जनरेटर ये स्टार्ट हो जाता है। और शंट जनरेटर जो आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान जो मैंने बताया 0.1 ओम से 1 ओम तक होता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। यदि डीसी शंट जनरेटर का रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म अर्थात अवशिष्ट चुंबकत्व तो समाप्त हो जाए तो उसके लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए जो फील्ड वाइंडिंग होती है
ये फील्ड मतलब शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग को क्या करेंगे हम थोड़ी देर के लिए या कुछ समय के लिए हम क्या करेंगे डीसी बैटरी से, डीसी सोर्स से या डीसी बैटरी से हम जोड़ देंगे। ठीक है, जब डीसी बैटरी से हम इसे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ देने पर इसमें अपशिष्ट चुंबकत्व के गुण शंट फील्ड वाइंडिंग में आ जाएंगे कुछ मिनट बाद। तो इस तरीके से हम यदि शंट फील्ड वाइंडिंग का अपशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाए तो उससे पुनः ला सकते हैं, क्योंकि अपशिष्ट चुंबकत्व नहीं होगा तो शंट फील्ड वाइंडिंग क्या करेगी, एक्साइटेड नहीं होगी। इसके बाद हम देखेंगे कंपाउंड जनरेटर, और कंपाउंड जनरेटर के बारे में हम पढ़ेंगे तो क्योंकि कंपाउंड अर्थात मिश्रित होता है, और कंपाउंड जनरेटर में हम सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग देखो दो तरीके से हम इसमें काम करेंगे, एक तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग और दूसरा है शंट फील्ड वाइंडिंग। इन दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, सीरीज को सीरीज में और शंट को शंट में जोड़ देंगे, तो ये दोनों फील्ड वाइंडिंग के जो कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा, कंपाउंड जनरेटर बन जाएगा। तो इसमें बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, इसमें बेसिकली तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे तो कंपाउंड जो जनरेटर है इसे भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसके भी दो टाइप होते हैं। तो टू टाइप कैसे होंगे कंपाउंड जनरेटर के, इसमें दो टाइप हैं इसके, और पहला टाइप है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। क्या है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, और दूसरा है डिफरेंशियल। तो ये दो चीज़ को पढ़ेंगे हम, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो ये दो टाइप के होते हैं कंपाउंड जनरेटर, और इसमें हम पढ़ेंगे क्योंकि कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर इसका अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज़ किया गया है। ठीक है, इसमें जितने भी कंपाउंड जनरेटर है और उतने सभी कंपाउंड जनरेटर का जो आउटपुट है, ये आउटपुट फुल लोड पर या नो लोड की कंडीशन, दोनों की कंडीशन में आउटपुट क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। ठीक है, मतलब आउटपुट कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, आउटपुट कांस्टेंट रहेगा, चाहे ये जो है लोड नो लोड की कंडीशन हो या फुल लोड की कंडीशन हो, ये दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। ये चीज़ हमें याद रखना है दोस्तों। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इसमें जो आर्मेचर की जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो मोटे तार की होगी। तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो होगी आपकी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग ये होगी मोटे तार की, मोटे तार और कम टर्न, कम फेरे या कम टर्न। और जो शंट होगी, शंट फील्ड वाइंडिंग, ये शंट फील्ड वाइंडिंग में क्या हो जाएंगे, पतले तार होंगे, पतले तार और अधिक टर्न होंगे। ये पहले ही बता चुका हूँ मैं, अधिक टर्न। इस टाइप से हमें इसमें यूज़ करते हैं। तो कंपाउंड बेसिकली कंपाउंड जनरेटर में सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो इसमें हम इसके टाइप्स देखेंगे, पहले देखेंगे कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, तो इस डायग्राम से समझते हैं हम, और दूसरा है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है, इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो होती है और शंट फील्ड वाइंडिंग, इन दोनों का जो फ्लक्स होगा वो विपरीत दिशाओं में होता है, मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में। यदि ये समझो कि फ्लक्स φ1 का मान यदि ऊपर जा रहा है तो φ2 का मान नीचे जाएगा। तो इन दोनों में शंट फील्ड वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ये समझिए कि ये शंट फील्ड वाइंडिंग का है जो इसका फ्लक्स ऊपर जा रहा है, और ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग का नीचे जा रहा है। इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तो दोनों क्या होंगे, फ्लक्स φ1 और φ2 ये दोनों विपरीत दिशा में होंगे एक दूसरे के। ठीक है, और या इसमें और अच्छे से देखें हम, इस डायग्राम से समझ सकते हैं, ये हो गया आपका फील्ड पोल। ठीक है, इसे हमने बना लिया है, फील्ड पोल हो गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, शंट फील्ड वाइंडिंग भी और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों को हम अटैच करेंगे। तो ये हो गया आपकी एक वाइंडिंग, फर्स्ट वाइंडिंग हमने लपेट दिए। ठीक है, और सेकेंड वाइंडिंग फिर यहीं पर हमने लपेटे, ये आपकी सेकेंड वाइंडिंग हो गई। तो ये हो गई आपकी शंट वाइंडिंग, और ये हो गई आपकी सीरीज वाइंडिंग। तो शंट फील्ड और सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई। तो इसमें जो करंट फ्लो का जो डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन दोनों के अपोजिट होगा, क्योंकि यहाँ से जो करंट फ्लो होगी ये ISH होगा। ठीक है, ISH, और यहाँ पर ये जो करंट फ्लो होगी, ये करंट फ्लो होगी आपकी ISE। तो ये दोनों का जो डायरेक्शन है, ये दोनों का विपरीत डायरेक्शन होगा यहाँ से जो करंट फ्लो होगी, अर्थात ISH
इसमें कैसा हो जाएगा, ISH जो करंट है, ये ISH जो है ये शंट फील्ड वाइंडिंग करंट है, और ये है ISC करंट, मतलब कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग करंट। तो ये इसका जो डायरेक्शन है ये एक दूसरे के अपोजिट होगा, मतलब इसमें करंट फ्लो का डायरेक्शन यदि ऊपर की ओर है तो ISH में नीचे की ओर होगा। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में जो फ्लक्स होगी वो विपरीत दिशा में हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दोनों की फ्लक्स विपरीत दिशा में हो जाएगी, और इस तरीके से ये जो है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर बन जाएगा। तो इसमें जो फार्मूला बनता है इसका, ये फार्मूला बनता है आपका फाई आर इक्वल फाई एस एच माइनस फाई एस सी, ठीक है। या इसे ऐसा भी बोल सकते हैं Eg इज प्रोपोर्शनल टू फाई आर इंटू एन। तो इसमें जब जनरेटेड EMF बढ़ेगा तो इसमें जो फ्लक्स है ये कम हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये समझो कि जब Eg कम होगा तो फाई आर भी कम हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, IA के बराबर। तो आर्मेचर करंट के बराबर हो जाएगी टोटल फ्लक्स, ठीक है। तो इसका जो बेसिक जो फंडा बनता है ये है फाई आर कैसे निकालेंगे आप, फ्लक्स। तो रिजल्टेंट फ्लक्स कैसे निकालेंगे आप, रिजल्टेंट फ्लक्स बनेगा फाई एस एच माइनस फाई एस ई, मतलब शंट फील्ड वाइंडिंग की फ्लक्स और सीरीज फील्ड वाइंडिंग की फ्लक्स, इन दोनों के में जो माइनस होगा ये टोटल निकलेगा रिजल्टेंट फ्लक्स। तो इस तरीके से दोस्तों हम निकाल सकते हैं। इसका यूज करते हैं आर्क वेल्डिंग में और चॉप वेल्डिंग में करते हैं, और इसमें लोड करंट बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज तीव्रता से घटते जाता है। तो फाई एस एच इज ग्रेटर देन फाई एस ई हो जाएगा, फाई एस एच इज ग्रेटर देन फाई एस ई, अर्थात जो शंट फील्ड वाइंडिंग का जो फ्लक्स है वो अधिक होता है, ठीक है। और एक चीज़ इसमें ये देख सकते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर को DC वोल्टेज अप्लाई करने पर इसमें क्या होता है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के समान ये वर्क करती, बिहेव करती है। अर्थात ये इसे और अच्छे से समझना है तो ये कह सकते हैं कि जितने भी डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है, यदि इसे हम DC वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के समान वर्क करेगी। किसके समान, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, किसके समान, मोटर की तरह वर्क करेगी ये, यदि आप सप्लाई देते हैं तो, ठीक है। मतलब इस जनरेटर को हम मोटर भी बना सकते हैं, अर्थात डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर को कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर बनाया जा सकता है, याद रहे सभी स्टूडेंट को। नेक्स्ट देखेंगे कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, और कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर को हम इसमें बनाएंगे तो इसका प्रयोग जो जनरेटर में क्या कहते हैं, शंट फील्ड वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग, इन दोनों के द्वारा क्या होगी, फ्लक्स एक दूसरे के सहायक होगी, अर्थात ये दोनों समान दिशा में होंगे। इन दोनों में क्या हो जाएगा, ये जो टोटल फ्लक्स है ये शंट की फ्लक्स प्लस सीरीज की फ्लक्स हो जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे से ऐड हो जाएंगे, मतलब जुड़ जाएंगे, तो रिजल्टेंट फ्लक्स निकल जाएगा हमारा, हम ये कह सकते हैं। तो इसमें दोनों की फ्लक्स समान दिशा में होती है, तो इसमें जो दोनों की जो फ्लक्स है इनका डायरेक्शन समान होगा। जब समान दिशा में होते हैं तो इसमें ऐड हो जाता है, तो दोनों की फ्लक्स क्या हो जाएगी, इसमें एडिंग क्वालिटी होगी, मतलब जुड़ जाएंगे। और इसका उपयोग जहाँ पर हम करते हैं, जनरली इसका उपयोग करते हैं स्ट्रीट लाइट में, रेलवे में, लेथ मशीन में और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। तो जितने भी कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है इसका जो यूज़ करते हैं हम स्ट्रीट लाइट में, रेलवे में, लेथ मशीन चलाने में और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। तो बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किसका यूज़ करते हैं हम, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का यूज़ किया जाता है। और जो दूर के भार की आपूर्ति में भी इसका प्रयोग करते हैं, मतलब कि यदि लोड आप डिमांड लोड ज़्यादा है और बहुत दूर तक हमें पहुंचाना है तो इसमें भी इसका यूज़ करते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है। तो इसके फ्लक्स को हम डायग्राम से समझेंगे। ये अपना पोल है और इस पोल को हमने इस टाइप से डिज़ाइन किया। अब इसमें फील्ड वाइंडिंग, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग हो गई और ये हो जाएगी आपकी दूसरी फील्ड वाइंडिंग। तो ये एक फील्ड वाइंडिंग हो गई आपकी शंट हो गई, शंट फील्ड वाइंडिंग, और दूसरी आपकी सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो गई। तो इस तरीके से जब इसमें सप्लाई देंगे तो सप्लाई का जो डायरेक्शन होगा ये ISH और ये इस दिशा में ISE। तो दोनों यहाँ से ये आपका हो गया स्टार्टिंग पॉइंट और ये सेकंड वाला होता है एंडिंग पॉइंट। तो दोनों में जो करंट का फ्लो का जो डायरेक्शन है वो स्टार्टिंग पॉइंट में है, इसीलिए इसमें जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा ये रिजल्टेंट फ्लक्स फाई SH प्लस फाई SE दोनों
ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। इसीलिए हम कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का यूज़ अक्सर लेथ मशीन में करते हैं, स्ट्रीट लाइट में करते हैं, रेलवे में करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं। तो इसका जो मान है, इस फार्मूले से यदि हम इसका जनरेटेड ईएमएफ निकालें तो कैसे निकालेंगे हम? इसका जो फार्मूला बनता है, ये बनता है Eg इज प्रोपोर्शनल टू फाई आर इंटू एन। तो इसमें Eg क्या है? ये जनरेटेड ईएमएफ है, जनरेटेड ईएमएफ। फाई आर है रिजल्टेंट फ्लक्स, और एन क्या है? इसकी स्पीड। तो ये तीनों से हम इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है। यदि अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है कि कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर को यदि अंदर से हम डीसी सप्लाई दें, ये आपका कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है। ठीक है। इसको अलग से हम क्या दें? डीसी सोर्स दें, डीसी सप्लाई हमने दिया, तो ये जो काम करेगा कैसा करेगा? ये करेगा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की तरह, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर की तरह कार्य करेगा। क्योंकि जहां से हमने आउटपुट ले रहे थे वहां से हमने डीसी सप्लाई मतलब इनपुट दे दिए। तो जैसे ही कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर को हम डीसी सप्लाई से जोड़ेंगे तो ये डिफरेंशियल मोटर की तरह कार्य करेगा। कैसा कार्य करेगा? डिफरेंशियल मोटर की तरह ये कार्य करेगा। इसीलिए हम अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर को क्या हम डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर बना सकते हैं? तो ये बात सही है कि हम कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर को डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर बना सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डीसी जनरेटर में होने वाले लॉसेस अर्थात क्षतियाँ। तो डीसी जनरेटरों में जितनी भी क्षतियाँ होती है या लॉसेस होते हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो मुख्यतः 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं ये देखेंगे हम। तो पहला होता है आयरन लॉस, फर्स्ट आयरन लॉस होता है, सेकेंड होता है कॉपर लॉस, और थर्ड होता है आपका मैकेनिकल लॉस, क्योंकि पार्ट्स घिसेंगे इसमें तो मैकेनिकल लॉस तो होगा ही। तो ये कितने कितने परसेंट होते हैं ये देखेंगे हम। तो ये जो आपका आयरन लॉस है ये कांस्टेंट होता है, ध्यान दीजिए, और ये 20 से 30% होता है। कितना होगा? 20 से 30% आपका आयरन लॉस 20 से 30% होता है। कॉपर लॉस भी 20 से 30% होगा। ठीक है। और आपका ये जो मैकेनिकल लॉस है ये होता है 10 से 20%। कितना हो जाएगा? 10 से 20% मैकेनिकल लॉस होता है। तो मैंने बताया आपको आयरन लॉस 20 से 30% होता है। फिर कॉपर लॉस जो होता है वो 20 से 30% होता है। तो ये फुल लोड, ये फील्ड वाइंडिंग में 20 से 30 होगा, है ना, 30 से 40 भी होता है इसका। और मैकेनिकल लॉस 10 से 20% होता है। तो इस तरीके से जो कॉपर लॉस है 20 से 30% के बीच में होता है। ठीक है। अब हम समझेंगे कि कॉपर लॉस होता क्या है। कॉपर लॉस में हम जो फील्ड वाइंडिंग यूज़ करते हैं अर्थात वाइंडिंग जो है वो कॉपर की बनी होती है। तो कॉपर की वाइंडिंग यूज़ करने के कारण उस जो जितने भी फील्ड वाइंडिंग है, चाहे वो सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो या आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग हो, तो जो जितने भी आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग के जो रजिस्टेंस होंगे और ब्रशेस के कांटेक्ट में जो रजिस्टेंस पैदा होगा, इन दोनों का लॉस होगा। अर्थात आर्मेचर वाइंडिंग में या फील्ड वाइंडिंग में जो हमने कॉपर का यूज़ किया है मटेरियल, या कॉपर का हमने फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग यूज़ किया है, तो इनमें क्या हो जाएगा, जब इन्हें सप्लाई देंगे हम तो ये हीट क्रिएट करेंगे। और जब हीट क्रिएट करेंगे तो ऐसी कोई भी धातु नहीं बनी जिसका उसका सेल्फ रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ना हो। सभी का है सेल्फ रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। तो वैसे ही इस कॉपर वायर का भी या कॉपर की वाइंडिंग का भी एक सेल्फ रजिस्टिव प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण इसमें लॉसेस पैदा होते हैं। और यही लॉसेस 20 से 40% तक होते हैं, 20 से 30% तक होते हैं। ठीक है। तो इसमें जो लॉस होता है ये होता है आपका IA² RA लॉस। कौन सा लॉस होता है ये? IA² RA लॉस। किस में होगा ये? कॉपर लॉस में होगा। ठीक है। ये 30 से 40% होता है टोटल का। और इसमें क्या होगा, ये वेरिएबल लॉसेस के इक्वल में होता है। तो ये कैसे इक्वल में हो जाएगा मैं ये बताना चाहूँगा आपको। आयरन जो आपका कॉपर लॉस जो है ये कॉपर लॉस वेरिएबल लॉस में आता है, और आयरन लॉस जो होता है ये कांस्टेंट लॉस में आता है। तो आर्मेचर जो है आपका
ये जो आर्मेचर है, इस आर्मेचर में कॉपर वायर होता है यूज, तो कॉपर वायर होगा तो उसमें Ia² लॉस होगा कि नहीं। तो ये जो लॉस है, यही लॉस वेरिएबल लॉस होता है, मतलब कि इसका मान चेंज होते रहता है। ये क्या कहलाएगा? वेरिएबल लॉस कहलाएगा, इसका मान चेंज होते रहता है। तो ये टोटल लॉस का कितना हो जाएगा? 30 से 40%। ठीक है। इसके बाद इसमें जो रोटेटिंग पार्ट होता है कॉपर लॉस में, आर्मेचर कॉपर लॉस की बात कर रहे हैं हम, अब इसमें एक रोटेटिंग पार्ट होता है कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश के कांटेक्ट में आने के कारण अब कम्यूटेटर का भी रेजिस्टेंस होगा, कार्बन ब्रश का भी अपना सेल्फ रेजिस्टेंस होगा। तो इन दोनों की सेल्फ रेजिस्टिव प्रॉपर्टी होने के कारण ही ये लॉस को हम क्या बोलते हैं? आर्मेचर कॉपर लॉस में इंक्लूड करते हैं। तो ये जो रोटेटिंग पार्ट का है, इसे भी इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद है आपका स्थिर लॉस, जो स्टेबल पार्ट होता है। तो मैं तो देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने सबसे पहले देखा रोटेटिंग पार्ट में। तो रोटेटिंग पार्ट में हमने क्या देखे? रोटेटिंग पार्ट में सबसे पहले देखे हमने कम्यूटेटर, रोटेट करता है कम्यूटेटर। उसके बाद हमने देखा कार्बन ब्रश, ये भी रहता है साथ में, कार्बन ब्रश भी जुड़ा रहता है। ठीक है, इसमें 1 वोल्ट ड्रॉप होता है, ये भी हमें मालूम है। तो ये दोनों जो हैं, ये कांस्टेंट, इसके कांटेक्ट में आने के कारण इसमें जो लॉस होता है, ठीक है, कॉपर लॉस होगा। उसके बाद इसको भी इंक्लूड करते हैं। इसके बाद एक स्थिर पार्ट होता है, मतलब स्टेबल पार्ट होता है। और स्टेबल पार्ट में कौन कौन से यूज़ करते हैं हम? स्टेबल पार्ट में ये होता है फील्ड कॉपर लॉस, फील्ड कॉपर लॉस। और जब फील्ड कॉपर लॉस होता है, ये स्थिर होता है। तो ये स्थिर होता है, तो इसमें 20 से 30% होता है, ये 20 से 30% स्थिर होगा ये। ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम आयरन लॉस। तो ये जो आयरन लॉस है, इसे कोर लॉस भी कहते हैं हम, आयरन लॉस को कोर लॉस भी बोलते हैं। इसे हम मैग्नेटिक लॉस भी बोलते हैं, मैग्नेटिक लॉस भी बोलते हैं। तो क्या क्या कहते हैं हम इसे? आयरन लॉस भी कहते हैं, कॉपर कोर लॉस भी कहते हैं, या मैग्नेटिक लॉस। तीनों का मान एक ही होता है। अब ये जो आयरन लॉस है, ये आयरन लॉस आर्मेचर के एक तो फील्ड के कोर में होगा, है ना। फील्ड के कोर में होने वाली जो वैद्युतिक शक्ति है, या और वो जो शक्ति में जो क्षति होती है, मतलब फील्ड के कोर में जो लॉसेस होंगे, या आर्मेचर तथा पोल शूज दोनों के बीच में जो होता है, आयरन लॉस होता है। ठीक है। तो इसे समझने के लिए इसमें दो लॉस, इसके 2 टाइप्स होंगे, एक तो होगा एडी करंट लॉस और दूसरा होगा हिस्टेरिसिस लॉस। तो आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के कोर में जो होने वाली इलेक्ट्रिक पावर की जो क्षति है या लॉस है, वही आयरन लॉस कहलाती है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला एडी करंट लॉस, दूसरा हिस्टेरिसिस लॉस। और ये जो कांस्टेंट लॉस कहलाते हैं, तो ये कांस्टेंट लॉस इसलिए कहलाते हैं क्योंकि 20 to 30% टोटल लॉस के होते हैं। और डीसी मशीन में मैक्सिमम लॉसेस का कारण भी आयरन लॉस के होने के कारण ही है। मतलब सबसे ज़्यादा यदि लॉस होता है तो ये आयरन लॉस के कारण ही डीसी जो मोटर है, या डीसी मशीन है, या डीसी जनरेटर है, इसमें मैक्सिमम लॉस जो होता है, ये मैक्सिमम जो लॉस है, ये आयरन लॉस के कारण है। ठीक है, ध्यान रहे। इसीलिए ये जो है, इसे कांस्टेंट माना जाता है। फर्स्ट है आपका हिस्टेरिसिस लॉस। इसका जैसे नाम है हिस्टेरिस क्षति, वैसे ही ये हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। क्योंकि ये जितने भी लौह चुंबकीय पदार्थ के जो बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने की जो के कारण जो शक्ति की क्षति होती है, या विद्युत पावर की जो क्षति होती है, वही हिस्टेरिसिस लॉस कहलाती है। अर्थात बार बार यदि कोई है, कोई लौह पदार्थ है, अब ये लोहे का आयरन पीस हो गया, ये बार बार मैग्नेटाइज हो रहा है और बार बार डीमैग्नेटाइज भी हो रहा है। तो बार बार जब मैग्नेटाइज होगा तो पावर लगेगा उसको, और डीमैग्नेटाइज होगा तो भी पावर लगेगा इसको। तो ये जो बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने की जो क्रिया है, इस क्रिया को ही हम हिस्टेरिसिस लॉस कहते हैं। क्योंकि इस क्रिया में जो पावर खर्च हो रही है, इस क्रिया में जो पावर खर्च हो रही है, ये खर्च किसके कारण हो रही है? हिस्टेरिसिस लॉस कहलाती है, या हिस्टेरिसिस के कारण हो रही है। तो बेसिकली इसका जो फार्मूला बनेगा, ये फार्मूला है WH = ईटा
बी मैक्स 1.6 FV, ये इसका फार्मूला बनेगा। और यहाँ पर इस फार्मूले को इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो WH इक्वल ईटा बी मैक्स 1, उस पर घात होगी 1.6 की, और ये फ्रीक्वेंसी F होगी, और वो उसका वॉल्यूम V होगा। तो इसे हम देखेंगे इसमें क्या क्या है। इसमें जो है WH क्या है, हिस्टेरिसिस लॉस है, उसे वाट में गिनते हैं हम। ईटा क्या है, हिस्टेरिसिस नियतांक है। और BM क्या है, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स, मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स है, और इसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसमें F क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और ये जो V लिखा हुआ है, ये V इसमें डाउटफुल होता है अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट को, कि ये V को वो कोई वोल्टेज समझ लेता है, लेकिन ये वोल्टेज नहीं है, ये वॉल्यूम है, अर्थात आयतन है। किसका, उस क्रोड का आयतन है। और इस क्रोड के आयतन उसको लिखेंगे मीटर क्यूब में लिखेंगे, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब में। तो इस तरीके से इसका जो फार्मूला बनता है, ये फार्मूला इसका यही बनता है, ईटा इक्वल WH इक्वल ईटा BM 1.6 FV। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम एडी करंट लॉस। और एडी करंट लॉस में क्या होता है, ईडी करंट फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार ही हम ईडी करंट को शो करेंगे, बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान प्रत्येक कंडक्टर में क्या होता है, EMF उत्पन्न होता है, और इसके अनुरूप आर्मेचर कोर में भी EMF उत्पन्न होता है। क्योंकि कंडक्टर में EMF होगा तो उसके अनुरूप आर्मेचर कोर में भी EMF उत्पन्न होगा, और जब आर्मेचर कोर में EMF उत्पन्न होगा तो उसके कारण भी लॉसेस होंगे, और यही लॉस ईडी करंट लॉस कहलाता है। तो जब इसके कोर में विद्युत धारा अनावश्यक रूप से जब प्रवाहित होती है, कि जितनी की आवश्यकता नहीं और उसमें विद्युत धारा उतनी ज़्यादा प्रवाहित होती है, तो इसके कारण, इसके फ्लो होने के कारण यहाँ पर पावर कंज्यूम होगा, मतलब पावर की खपत होगी, और ये पावर की खपत ही ईडी करंट कहलाती है, ईडी करंट लॉस कहलाती। तो इसका फार्मूला बनता है W इक्वल BM पर 2 की घात, F पर 2 की घात, और T पर 2 की घात। तो इस तरीके से जितने भी इस फार्मूले में, देखो इस फार्मूले हमें क्या देखने मिल रहा है, इसमें सब में 2 की घात है। ठीक है, तो ईडी करंट लॉस में जो फार्मूला बनेगा सभी में 2 की घात मिलेगा, मतलब BM पर भी मैक्सिमम है, ये B जो है डेंसिटी B मैक्सिमम है, ये फील्ड क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी का है, और ये आपका टाइम का है। ठीक है, तो लेमिनेशन की मोटाई है ये T, तो इस तरीके से थिकनेस का है ये T, मतलब ये थिकनेस है TH समझो, तो ये थिकनेस का है। तो इसका फार्मूला क्या बना, इसका फार्मूला बना बेसिकली, इसका फार्मूला बनाएंगे हम WE इक्वल BM स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर। तो W इक्वल BM मतलब मैक्सिमम का वर्ग, और फ्रीक्वेंसी का वर्ग, और थिकनेस का वर्ग, इस टाइप से हम इसे लिख सकते हैं। तो इसमें BM क्या है, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, जिसे इसकी यूनिट होती है वेबर में। ठीक है, इसके बाद सेकंड देखेंगे हम, इसमें F क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, इसकी यूनिट हर्ट्ज में होती है। और T क्या है, T देखो T जो है कोई टाइम बोलता है, लेकिन ये टाइम नहीं है। ठीक है, ये है लेमिनेशन की थिकनेस, मतलब की मोटाई, और लेमिनेशन की थिकनेस की जो यूनिट होती है वो mm में होती है। ठीक है, तो ये जो है T नहीं है, अर्थात टाइम नहीं है, और ये टाइम की जगह क्या है, ये थिकनेस है, अर्थात मोटाई है। तो डेंसिटी B, फ्रीक्वेंसी और मोटाई, ये तीनों का कॉम्बो होता है, इनटू होता है। तो इसमें ये जो फार्मूला है याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपको ईडी करंट लॉस निकालना है तो ये फार्मूला याद रखना जरूरी है। तो आर्मेचर कोर को जो लेमिनेटेड करने के लिए हम क्या करते हैं, ईडी करंट लॉस का मान कम हो जाता है। तो आर्मेचर कोर को जो है, ये आर्मेचर कोर को हम क्या करेंगे, लेमिनेटेड करेंगे। तो जब लेमिनेटेड करेंगे तो ईडी करंट लॉस कम हो जाएगा। लेमिनेटेड करने से क्या होता है, ईडी करंट लॉस कम हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो इसे रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, अब इस लॉस को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे हम, तो इस लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड का यूज़ करते हैं। इसमें जो प्रत्येक सीट होती है वो सिलिकॉन स्टील की होती है, सिलिकॉन स्टील की शीट होती है, और सिलिकॉन स्टील की शीट का यूज़ करके हम इसे क्या करते हैं, लेमिनेटेड करते हैं। तब कहीं जाके ईडी करंट लॉस
कम होती है। तो इन सब का यूज़ करके हम ईडी करंट लॉस का यूज़ कर सकते हैं, ईडी करंट लॉस को कम कर सकते हैं। और ये जो ईडी करंट लॉस है, ठीक है, ये लेमिनेटेड कोर आर वीक टू रिड्यूस ईडी करंट लॉस। तो लेमिनेटेड कोर को क्या करेंगे, वीक करेंगे, तो ईडी करंट लॉस रिड्यूस हो जाएगा। और हिस्टेरिसिस लॉस हमेशा फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, ये भी याद रहे, हिस्टेरिसिस लॉस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। इसके बाद देखेंगे हम मैकेनिकल लॉस। तो मैकेनिकल लॉस में हम देखेंगे, मैकेनिकल लॉस में जितने भी लॉस हैं, ये जितने भी घूमने वाले मूविंग पार्ट होंगे, ये मैकेनिकल लॉस की लिस्ट में आ जाएंगे। तो आर्मेचर के वायु के घर्षण से, बियरिंग के घर्षण से और ब्रशों तथा कम्यूटेटर के घर्षण से होने वाली जो क्षति होती है, जो होने वाले जो लॉसेस हैं, वो यांत्रिक लॉस की श्रेणी में आते हैं। तो डीसी जनरेटर की सारी क्षतियों को सुविधापूर्वक निम्न प्रकार से हमने दर्शाए इसमें। तो क्या क्या दर्शाएं, सबसे पहले तो देखेंगे स्टे लॉस, मतलब स्टे क्षति। तो स्टे क्षति क्या होती है, ये लौह क्षति और यांत्रिक क्षति, मतलब आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस दोनों का बराबर कम्बो होता है। उसके बाद देखेंगे कांस्टेंट लॉस। कांस्टेंट लॉस क्या होता है, ये नियत क्षति होती है, इसमें लौह क्षति प्लस यांत्रिक क्षति प्लस शंट फील्ड क्षति, ये तीनों एक मिलते हैं, तो ये कांस्टेंट लॉस कहलाता है ये। उसके बाद है थर्ड, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड हो गया आपका। थर्ड क्या है, वेरिएबल लॉस। वेरिएबल लॉस बराबर किसके बराबर होगा, तो ये आर्मेचर लॉस के बराबर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग में जो लॉस होगा उसके बराबर होगा। तो आर्मेचर लॉस प्लस सीरीज फील्ड वाइंडिंग लॉस बराबर हो जाएगा वेरिएबल लॉस। उसके बाद हो हम टोटल लॉस यदि निकालें, तो टोटल लॉस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कांस्टेंट लॉस को और वेरिएबल लॉस को दोनों को हम निकालेंगे प्लस में करके, तो टोटल लॉस निकल जाएगा कि कांस्टेंट लॉस और वेरिएबल लॉस इन दोनों का इक्वल क्या हो जाएगा, टोटल लॉस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लॉसेस फाइंड आउट करते हैं। देखेंगे हम डीसी जनरेटर की इफिशियंसी। तो डीसी जनरेटर की जो इफिशियंसी है, दक्षता, ये किस पर डिपेंड करेगी, ये इसका फार्मूला देखेंगे। दोस्तों इसमें जो जितने भी फार्मूले हैं, सबसे पहले तो हम इसमें निकालेंगे यांत्रिक दक्षता, मतलब मैकेनिकल इफिशियंसी। तो मैकेनिकल इफिशियंसी निकालने का जो फार्मूला है, ये फार्मूला बनेगा उत्पन्न वैद्युत शक्ति अपान इनपुट यांत्रिक शक्ति इंटू 100। तो ये फर्स्ट फार्मूला बन गया, उत्पन्न वैद्युत शक्ति अपान इनपुट यांत्रिक शक्ति इंटू 100। तो ये यांत्रिक दक्षता का फार्मूला बन जाएगा। वैसे ही बनाएंगे विद्युत दक्षता का फार्मूला, मतलब कि इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी का फार्मूला। तो इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी का फार्मूला जो बनेगा, वो बनेगा आउटपुट वैद्युत शक्ति अपान उत्पन्न वैद्युत शक्ति। ये है, ध्यान दीजिएगा, आउटपुट और उत्पन्न है। तो आउटपुट वैद्युत शक्ति अपान उत्पन्न वैद्युत शक्ति इंटू 100%। तो 100% लगाना जरूरी है, तो ये वैद्युत दक्षता निकल जाएगी। उसके बाद इसका थर्ड है इसमें व्यावसायिक दक्षता यदि निकाले, कॉमर्शियल इफिशियंसी। तो कॉमर्शियल इफिशियंसी निकालने के लिए आउटपुट वैद्युत शक्ति अपान इनपुट यांत्रिक शक्ति इंटू 100%। तो इस तरीके से हम व्यावसायिक दक्षता भी निकाल सकते हैं। और इनका तीनों का कॉम्बिनेशन यदि निकाले व्यावसायिक दक्षता का, तो ये बराबर किसके होता है, यांत्रिक दक्षता और वैद्युत दक्षता के बराबर। मतलब यांत्रिक दक्षता इंटू वैद्युत दक्षता बराबर हो जाएगा व्यावसायिक दक्षता। ठीक है, तो डीसी जनरेटर की जो इफिशियंसी होती है, मतलब दक्षता होती है, ये 85 से 90%, 95% तक होती है। कितनी होगी, 85 से 95%। डीसी जनरेटर, ये डीसी जनरेटर की जो इफिशियंसी है, ये इफिशियंसी का जो परसेंट है, ये 85 से 95% है, 90 भी नहीं है, 95% है। तो 85 से 95% के बीच में डीसी जनरेटर की इफिशियंसी होती है। यदि आप दो समांतर जनरेटर को यदि चला रहे हैं, तब की सिचुएशन जो क्रिएट होती है, ये सिचुएशन मैं दिखाना इसमें चाहूँगा। तो दो जनरेटर को यदि चलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक जनरेटर यदि ख़राब भी हो जाए, तो उसको मेंटेनेंस में डाल सकते हैं अपन, या ये बोल सकते हैं कि लोड बैलेंस कर सकते हैं। तो दो जनरेटर को यदि पैरेलल में चलाने के लिए हम सप्लाई को यदि स्थिर के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, उसको मरम्मत भी कर सकते हैं। ठीक है, और फिर बाद में उसे और कनेक्ट किया जा सकता है। तो और अतिरिक्त इकाई को यदि हमें जोड़ना है, तो उसमें कनेक्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो दो जनरेटरों के समांतर चालन की कौन कौन सी कंडीशन होती है, वो कंडीशन को देखेंगे हम। यदि दो जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन करना है हमें, तब की कंडीशन में क्या करेंगे हम,
पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ेंगे और निगेटिव को निगेटिव से जोड़ेंगे, और जो पोल से जुड़ा हो जाएगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से निगेटिव जुड़ा होगा, और दोनों जनरेटरों की जो वोल्टेज होगी वो समान होगी, मतलब टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, इक्वल होगी, समान होगी, क्या होगी, V इक्वल होगी, और जनरेटर की जो इफिशियंसी होगी वो भी इक्वल होगी। इफिशियंसी क्या होगी, वो भी समान होना चाहिए भाई, तभी तो जोड़ पाएंगे उस जनरेटर को। यदि एक जनरेटर से दूसरे जनरेटर को पैरेलल ऑपरेशन के लिए जोड़ना है समांतर में, तो क्या करेंगे, टर्मिनल वोल्टेज समान होना चाहिए, इफिशियंसी समान होना चाहिए। अगर दोनों जनरेटर समांतर में चल रहे हो और एक को जनरेटर को हटा दिया जाए तो पहले की एक्साइटेशन धीरे धीरे कम होगी और दूसरे की धीरे धीरे बढ़ते जाएगी, ऐसा होता है। और पॉजिटिव को पॉजिटिव से और निगेटिव को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हम दो जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन कर सकते हैं।